हेलो दोस्तों, आज एक और बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुप्त काल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सबको मिलजुल करके सॉल्व करेंगे। इसमें आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे लुसेंट बुक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको लेकर के बना करके और उसके बाद हम लोग मिलजुल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग गुप्त काल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा तो निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम्स में आपका जरूर एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। गुप्त काल जो 319 ईस्वी से स्टार्ट होता है और लगभग 540 ईस्वी तक ये चलता है। यहाँ पर ये 319 ईस्वी से तो हमें एग्जैक्ट डेट पता चलता है, लेकिन इसके पहले भी दो शासक यानी कि रूल कर रहे थे तो उनका समय काल हमें पता नहीं होता, इसलिए कहीं कहीं पर आपको लगभग 300 ईस्वी भी लिखा हुआ होगा तो आपको डाउट नहीं करना है। गुप्त काल का जो एग्जैक्ट डेट है वो तो 319 है, लेकिन माना जाता है कि इसके पहले भी श्रीगुप्त और घटोत्कच यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उनका समय काल हमें पता नहीं है। इस वजह से कहीं कहीं पे 319 ईस्वी से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं पे 300 से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर दोस्तों दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था और दूसरा क्वेश्चन होता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होता है। तो ध्यान से समझिए, जो श्रीगुप्त है दोस्तों ये, और घटोत्कच कई सारे जगहों पर इन दो शासकों का नाम मिलता है, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, इनका विवरण, इनका शासनकाल हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। केवल और केवल इनका नाम मिल जाता है। इस वजह से माना जाता है कि ये गुप्त काल के प्रारंभिक शासक थे। एक वजह और भी है कि जो श्रीगुप्त हैं इनके नाम के आगे हमें महाराज शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? महाराज। और इसीलिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? श्रीगुप्त ने। और जो महाराज थे उस टाइम सामंत होते थे। सामंत मतलब जैसे आजकल कोई नौकरी करने वाले अधिकारी होते हैं ना, सरकारी नौकरी करने वाले जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको अधिकारी बोलते हैं। ऐसे उस टाइम जो बड़े अधिकारी होते थे उनको जैसे महाराज बोलते थे गुप्त काल के आसपास के समय को, तो महाराज बोलते थे। तो इससे एक बात और पता चला कि ये गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक थे इन्होंने किसी न किसी के यहाँ नौकरी किया करते थे। तो ये प्रारंभिक शासक हैं दो, तो ये किसके यहाँ नौकरी करते थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त काल के शासक किसके यहाँ नौकरी करते थे। तो ये दोस्तों जो है ये कुषाणों के यहाँ शासन अपना नौकरी करते थे। ये कुषाणों के सामंत थे या कुषाणों के यहाँ नौकरी करते थे। तो कुषाणों के ये सामंत होते थे। तो यहाँ से कई सारे फैक्ट मैंने बताया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो हम बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। तो वो वास्तविक संस्थापक। लेकिन यहाँ पे संस्थापक पूछा जाएगा तो आप श्रीगुप्त बताएंगे। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज का अर्थ क्या होता है? अधिकारी, यानी कि सामंत या अधिकारी। तो ये किसके अधिकारी थे, किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। जब कुषाण वंश समाप्त हुआ तो इसके बाद इन्होंने अपना धीरे धीरे करके इलाहाबाद के क्षेत्र से इन्होंने अपना शासन भार संभाला और धीरे धीरे करके विस्तार किया। हालांकि इनकी जो राजधानी थी गुप्तों की, वो राजधानी हमारे पाटलिपुत्र ही होगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है श्रीगुप्त इनके संस्थापक हैं। लेकिन जब बात होगी वास्तविक संस्थापक की तो ये चंद्रगुप्त प्रथम बताएंगे। अब यहां पर ध्यान से सुनना कि चंद्रगुप्त के नाम से तीन शासक हमें दिखाई देते हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो पता कैसे चलेगा? तो ये इसके नाम के आगे निश्चित तौर पर मौर्य लगा होगा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा। एक होगा चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये गुप्त वंश का है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक है। फिर एक होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, वो भी गुप्त वंश का शासक है। तो गुप्त वंश के दो शासक हैं, एक चंद्रगुप्त प्रथम, एक चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य लिखा होगा तो वो मौर्य वंश का संस्थापक होगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि गुप्त किसके सामंत थे, किसके यहाँ नौकरी करते थे। क्या मौर्यों के यहाँ, कुषाणों के यहाँ, सातवाहनों के यहाँ, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है? कुषाणों के ये क्या थे? सामंत थे। लेकिन मौर्यों के यहाँ कौन सामंत थे? सातवाहन थे। सातवाहन जो नौकरी करते थे वो मौर्यों के यहाँ करते थे। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सातवाहन किसके सामंत थे? तो ये मौर्यों के सामंत थे। लेकिन गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि? देखिए एक होता है महाराज की उपाधि, यहां पर केवल और केवल महाराज शब्द लिखा होता। महाराज
अगर महाराज लिखा होता तो हम कहते श्रीगुप्त, क्या बताते, श्रीगुप्त बताते। श्रीगुप्त जो है ये महाराज की उपाधि धारण किया था, लेकिन यहाँ पे महाराजा धीराज पूछ रहा है, और महाराजा धीराज जो होगा ये दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी, और यही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। जब ये गद्दी पर बैठा था 319-320 ईस्वी में, 319 ईस्वी से लेकर के 320 ईस्वी माना जाता है, 320 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। और जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसने गुप्त संवत स्टार्ट की थी, प्रारंभ किया था गुप्त संवत। तो ये गुप्त संवत भी स्टार्ट किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था। क्लियर है, यहां तक किसी कोई डाउट है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये जो समुद्रगुप्त है इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत। इसके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और बताना है कि इसका सही सीक्वेंस क्या है। तो यहां पे ए तो गायब हो गया है, ए गायब हो गया है, कोई बात नहीं है। बी से है, कोई बात नहीं है। तो देख लेते हैं समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ठीक है। तो ए में जो होगा, यहां पर ए जो होगा ये प्रयाग प्रशस्ति कर लेंगे आप, प्रयाग प्रशस्ति कर लेंगे, प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति कर लेंगे। अब आपको बताना है कि सही सीक्वेंस क्या है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी इस तरीके से लिख लेंगे। प्रयाग प्रशस्ति किसके साथ जाएगा, समुद्रगुप्त के साथ, तो ये 1 हो जाएगा। बिलसड़ स्तंभ लेख किसका है, तो ये कुमारगुप्त का है, ये आमने सामने ही लिखे हुए हैं। ये स्कंदगुप्त किसका है, भीतरी जो स्तंभ लेख है ये स्कंदगुप्त का है, और इसी में हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलता है। और बंधुवर्मन का क्या है, मंदसौर अभिलेख। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पहला ही है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ये कह रहा है गुप्त वंश के दौरान एक महान ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो एक खगोल विज्ञानी भी था और एक गणितज्ञ भी था। तो क्या इसमें कौन था, क्या भानुगुप्त थे, क्या बाणभट्ट थे, क्या आर्यभट्ट थे, या बरामीर थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खगोल विज्ञानी भी होना चाहिए और गणितज्ञ भी होना चाहिए, तो ये आर्यभट्ट हैं। कौन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये खगोल विज्ञानी भी थे, और आपको पता है जैसे आर्यभट्ट ने ही दोस्तों शून्य का आविष्कार या शून्य का खोज किया था, या शून्य का आविष्कार कह लीजिए आप, तो ये आर्यभट्ट ही हैं। तो ये सही जवाब क्या होगा, आर्यभट्ट। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है, आर्यभट्टियम। इनकी किताब का नाम क्या है, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम नामक किताब किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। बरामीर की किताब भी बहुत फेमस है, जैसे कि पंच सिद्धांतिका कहते हैं, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका बहुत फेमस किताब है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बरामीर की है। इसके अलावा बृहद जातक, बृहद जातक भी पूछा जाता है, लघु जातक भी पूछा जाता है, लघु जातक, ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये सब बरामीर की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। तो गुप्त वंश का जो भाषा है आपसे पूछ रहा है, क्या पाली, क्या प्राकृत, क्या हिंदी, क्या गुप्त संस्कृत। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से समझिए कि जो गुप्त वंश के शासक थे ये काफी हद तक हिंदू धर्म को लेकर के ये थोड़ा आगे बढ़ाते थे। स्पेशली ये जो विष्णु जी है ना, उनके उपासक थे। ये वैष्णव धर्म से, वैष्णव संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे, और विष्णु जी के ये बहुत बड़े प्रमोटर थे। विष्णु जी को इन्होंने आगे बढ़ाया है ना, बहुत ज्यादा, मतलब पूजा पाठ, विष्णु जी की जो पूजा पाठ बड़े पैमाने पर विकसित हुई वो गुप्त शासकों के द्वारा ही हुई। और इन्होंने बड़े पैमाने पर संस्कृत भाषा का यूज किया, संस्कृत भाषा का। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, संस्कृत बताएंगे। इनका राष्ट्रीय चिन्ह भी पूछा जाता है, या राजकीय चिन्ह भी कहते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह या राजकीय चिन्ह इनका क्या था, तो इनका जो राजकीय चिन्ह था ये दोस्तों गरुड़ था, गरुड़, गरुड़ ध्यान रखेंगे, गरुड़ था। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, गरुड़। और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाएगा इनका प्रसिद्ध देवता कौन थे, प्रसिद्ध देवता कौन थे, तो इनके जो प्रसिद्ध देवता थे ये थे विष्णु जी। कौन थे, विष्णु जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विष्णु जी थे, ठीक है। विष्णु भगवान थे, इनके प्रसिद्ध देवता जो थे वो विष्णु जी थे, ठीक है। इसके अलावा कार्तिकेय भी थे, पहले नंबर पे विष्णु जी थे, दूसरे नंबर पे कार्तिकेय थे। राष्ट्रीय चिन्ह इनका क्या था, गरुड़ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भाषा है ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये संस्कृत होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने
किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कह करके पुकारा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का जो नेपोलियन, वैसे नेपोलियन कहाँ का था? ये फ्रांस का था। लेकिन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? क्या स्कंदगुप्त को कहते हैं, क्या चंद्रगुप्त को कहते हैं, क्या ब्रह्मगुप्त को कहते हैं, या समुद्रगुप्त को कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहते हैं और समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहते हैं। कविराज। तो ये सर क्यों कहते हैं? देखिए, भारत का नेपोलियन इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्रगुप्त का एक हमें अभिलेख मिलता है जिसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? तो ये समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे हरिसेन, इनके दरबारी थे हरिसेन। इस हरिसेन जी के द्वारा यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति स्थापित करवाया गया। कहाँ पे? प्रयागराज में। जब ये प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति स्थापित करवाया गया तो इसमें बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी मात्रा में समुद्रगुप्त को विजय बताया गया। जैसे कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त हैं इन्होंने 12 विजयों को प्राप्त किया था और धरती के सभी राजाओं को हरा दिया था। उस समय धरती पर कोई राजा बचा ही नहीं था, केवल और केवल एक ही राजा था जिसका नाम समुद्रगुप्त था। ऐसी बड़ी बड़ी बातें बड़ाई करके इस प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में। और यही वजह है कि विसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? देखिए, ये तो हमें एक अभिलेख में मिलता है जिसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख है ये। भीतरी स्तंभ लेख कहां पे है? ये गाजीपुर में। तो भीतरी स्तंभ लेख, ये तो हुड़ों के आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये स्तंभ लेख किसका है? तो ये स्कंदगुप्त का है। ये स्कंदगुप्त का है। और इसमें इन्होंने बताया है कि जब हुड़ों का आक्रमण भारत पर हुआ तो हमने बड़ी मात्रा में जाकर के उनको पराजित कर दिया। बहुत बड़ी संख्या में हमारी सेना जाकर के और हुड़ों को पराजित कर दिया। लेकिन सच्चाई इससे जो इतर है, थोड़ा सा इतिहासकार इसको मानते हैं अतिशयोक्ति। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हुड़ों के आक्रमण की वजह से ही स्कंदगुप्त जो है वो पराजित हो गया था और इसके बाद भारत में गुप्त वंश का पतन शुरू हो गया। और क्रमवार करके धीरे धीरे अच्छा, गुप्त वंश एकाएक पतन नहीं हुआ, गुप्त वंश का धीरे धीरे करके पतन हुआ। क्योंकि गुप्त वंश में बहुत सारे शासक ऐसे हैं जो हम मुख्य रूप से इतिहास में नहीं पढ़ते। तो गुप्त वंश का जो पतन हुआ वो ऐसा नहीं कि एकाएक पतन हो गया, ये धीरे धीरे करके। तो ये भी पूछा जाता है कि किस वंश का पतन क्रमिक रूप से हुआ? तो वो गुप्त वंश का जो पतन है वो क्रमिक रूप से हुआ। लेकिन इसका अगर पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के पतन में प्रमुख कारण क्या था, तो हुड़ों का आक्रमण ही प्रमुख कारण था। हुड़ों का आक्रमण, और हुड़ों का आक्रमण पहली बार किसके समय में हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। इन्होंने भीतरी स्तंभ लेख में इसका वर्णन भी किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कंदगुप्त, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि ये जो भीतरी स्तंभ लेख है ये किसका है? तो ये स्कंदगुप्त का है। ये किसकी जानकारी देता है? तो ये हुड़ों के आक्रमण की जानकारी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं साहित्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए। देखिए, वैसे तो गुप्त काल को स्वर्ण काल का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं या क्लासिकल एरा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल एरा कहते हैं। क्लासिकल एरा, ठीक है, क्लासिकल एरा। तो या तो इसको क्लासिकल एरा कहते हैं या तो इसको स्वर्ण काल कहते हैं, गुप्त काल के काल को। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय में कला और स्थापत्य जो है बड़ी मात्रा में विकसित हुई थी। तो यही कारण है कि इस काल को स्वर्ण काल कहते हैं, इतिहास का स्वर्ण काल या इतिहास का क्लासिकल एरा कहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं, क्योंकि इसी समय दोस्तों भारत में पहली बार मंदिर बने थे। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार मंदिर को स्थापित करवाने का परंपरा किसने स्टार्ट किया, तो ये गुप्तों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जैसे कि भीतर गांव का मंदिर हमें दिखाई देता है कानपुर का, जैसे ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, आगे मैं बताऊंगा। इन सब मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। तिगवा का मंदिर जो मध्य प्रदेश में है ये भी, और भूमरा का मंदिर जो शिव जी का मंदिर है ये भी एमपी में है। तो ये सारे मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है,
अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो क्या हड़प्पा काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है, बुद्ध काल से संबंधित है या गुप्त काल से? देखिए अजंता की जो कलाकृतियां हैं ये क्या है वो ध्यान से समझना, ये गुप्त काल से संबंधित है। तो पहली बात कि ये क्वेश्चन 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफा कहां पे है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इनको यूनेस्को की साइट भी घोषित किया है। आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं ये बता चुका हूं आपको, इस चैनल पे मैंने यूनेस्को का साइट भी बताया है, पढ़ाया है। यहां पर आप ये बता देंगे कि यूनेस्को की साइट इसको कब घोषित किया गया था, ठीक है, अजंता की गुफा को। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाओं में जो 16 नंबर का गुफा है, जो 17 नंबर का गुफा है, 18 नहीं, फिर जो 19 नंबर का गुफा है, इन तीनों में बहुत सारी चित्रकारी मिलती है हमें। और इन चित्रकारियों को किसने बनाया है? गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया है। तो गुप्तों ने इसको बनवाया है, ठीक है। 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफा है इसमें जो चित्रकारी है, और इसी में पद्मपाड़ी का हमें चित्र भी मिलता है। पद्मपाड़ी का चित्र मिलता है, जो एक बोधिसत्व थे, जो एक बोधिसत्व थे पद्मपाड़ी। इनका चित्र भी हमें इसी अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? यहां पर आपसे कालिदास राज कवि पूछ रहा है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्या समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या हर्षवर्धन? तो यहां पर इसका जो सही जवाब है वो क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्या आपको यह बात पता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कुल 9 रत्न रहते थे? अक्सर स्टूडेंट से जब 9 रत्न पूछा जाता है तो वो हमेशा अकबर को बताते हैं, लेकिन यहां पर आपको पहली बार पता चलेगा बहुत सारे स्टूडेंट को कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में जो 9 रत्न यानी कि 9 बड़े बड़े विद्वान जो रहते थे, महान विद्वान रहते थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही दरबार में पहली बार थे। बाद में इसी को अकबर ने कॉपी करके उसने भी अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा था। अब यहां पे इनके दरबार में 9 रत्न कौन से थे? तो धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वीरसेन, वररुचि, बराहमिहिर, बेताल भट्ट, घटकरपर। तो मैं एक बार यहां पे बताता हूं आपको। धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वीरसेन, वररुचि, बेताल भट्ट, बराहमिहिर और घटकरपर। तो ये कुल 9 रत्न थे। और ध्यान रखना कि इन 9 रत्नों में कालिदास नहीं थे, 9 रत्नों में कालिदास नहीं थे, आर्यभट्ट भी नहीं थे, लेकिन ये उनके समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन थे। तो कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, लेकिन ये 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से या शैव से? तो दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म से ये चित्रकारी संबंधित है। अभी मैंने बताया था आपको कि पद्मपाणि जी का जो बोधिसत्व है, बौद्ध धर्म के बोधिसत्व हैं, तो ये पद्मपाणि का चित्र हमें दिखाई देता है अजंता की गुफा में, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? उत्तर गुप्त युग में दोस्तों यानी गुप्त काल के जो लास्ट टाइम में एक शासक हुए जिनका नाम क्या था? कुमार गुप्त नाम था। आप इनके बारे में जानते होंगे, कुमार गुप्त नाम सुना होगा आपने। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। और ये वो विश्वविद्यालय है भारतीय इतिहास का जो बौद्ध धर्म का शिक्षा का बहुत प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और इसको 1904 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको विध्वंस कर दिया गया। कहते हैं कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा गया था तो ये इसकी आग 6 महीने तक जलती रही। तो आप सोच करके देखिए कि ये कितना विशाल रहा होगा इसका पुस्तकालय, ठीक है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की बात है। आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है इसको हमारे यूनेस्को की साइट किस वर्ष घोषित किया गया था, तो ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के यूनेस्को की सभी साइटों को देख लेंगे, क्योंकि वहां पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है,
एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश में है, तो ये ब्रह्मगुप्त से संबंधित है, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये भानुगुप्त से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये भानुगुप्त से संबंधित है। और एरण अभिलेख ये मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इसमें पहली बार भारत में सती प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है, सती प्रथा हमें दिखाई देता है, इसी अभिलेख में सती प्रथा हमें दिखाई देता है। और इसलिए कभी आपसे पूछे कि क्या सती प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ, सती प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो आप बताएंगे गुप्त काल में। यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए बाल विवाह का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो वो भी आप बताएंगे गुप्त काल में। तो गुप्त काल में ही सती प्रथा का प्रारंभ भी माना जाता है और बाल विवाह का प्रारंभ भी गुप्त काल में माना जाता है। ये आप याद कर लेंगे, रट लेंगे। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में ही हमें सती प्रथा दिखाई देता है। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाह्यान एक चीनी यात्री था। कहां का था ये? एक चीनी यात्री था, ये चीन का था। ये भारत में कुल 15 वर्षों तक था। ये 399 ईस्वी में भारत में आया था और ये 314 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। यानी कुल मिलाकर के 15 वर्ष तक ये भारत में रहा था। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये जो 9 रत्न थे उन्हीं 9 रत्नों को ये मिलने आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये आया हुआ था, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज क्या था? क्या मौर्य काल को भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज कहते हैं? क्या राजपूत काल को, चोल काल को, या गुप्त काल को? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? गुप्त काल को ही यहां पर हमें स्वर्ण काल दिखाई देता है। नेक्स्ट है फाह्यान कहां का निवासी था? अभी मैंने आपको बताया था फाह्यान कहां का निवासी था। क्या भूटान का, अमेरिका का, चीन का, या बर्मा का? तो इसका सही जवाब होगा चीन का। ध्यान रखना है चीन के कुल 3 यात्री हैं। एक तो है फाह्यान, एक कौन है? फाह्यान है। दूसरा कौन है? वेनसांग है, वेनसांग है। और तीसरा कौन है? इत्सिंग है, इत्सिंग। तो इत्सिंग है। ये 3 चीनी यात्री हैं, तीनों चीनी यात्री हैं। जो फाह्यान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। जो वेनसांग है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और जो इत्सिंग है ये पाल वंश के समय में भारत में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो सेतुबंध एक बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसके जो लेखक हैं ये प्रवरसेन द्वितीय हैं। ये किस वंश के हैं? क्या ये शक वंश के हैं, कण्व वंश के हैं, वाकाटक वंश के हैं, ये सातवाहन वंश के हैं? तो इसका जो सही जवाब है ये वाकाटक वंश के थे। वाकाटक वंश के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी राजधानी क्या थी। तो दोस्तों ये जो है प्रवरपुर है ना, प्रवरपुरा, प्रवरपुरा, या इसी को नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, नंदीवर्धनपुरा का भी कहते हैं। तो ये इनकी राजधानी है। ये क्या है? इनकी राजधानी है। और इसके संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो आप विंध्य शक्ति बताएंगे। विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति वाकाटक वंश की संस्थापक माने जाते हैं। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, विंध्य शक्ति। और इसी वंश के एक प्रसिद्ध शासक हुए प्रवरसेन द्वितीय, जिन्होंने सेतुबंध नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहते हैं? कविराज, तो कविराज की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। कविराज की उपाधि मैंने अभी बताया था आपको, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? यह नाम भी आप याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है कि स्कंदगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सक्रोपम के नाम से जानते हैं। और किस अभिलेख में यह मिलता है? क्या अहोम, कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, मंदसौर में? तो दोस्तों ये जो कहोम अभिलेख है, कहीं पे अहोम अभिलेख लिखा होता है, कहीं पे कहोम अभिलेख लिखा होता है। ये स्कंदगुप्त का नाम इसमें सक्रोपम दिखाई देता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? और आज भी ये मंदिर स्थापित है। तो ये मंदिर श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन थे, उन्होंने इजाजत मांगी समुद्रगुप्त से कि हमें बुद्ध का एक मूर्ति मंदिर बनवाना है। तो ये कहां पर बनाया गया था? ये बोध गया में, जहां पर बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वहीं पर यह मंदिर को बनवाया गया। नेक्स्ट है
मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? क्या आपको यह बात पता है कि भारत में मंदिर बनाने का जो प्रारंभ प्रचलन हुआ वो किस शासन में स्टार्ट हुआ था, किस वंश में स्टार्ट हुआ था? तो ये दोस्तों गुप्त काल में स्टार्ट हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि जो प्रमुख गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 4 मंदिर आप ध्यान रखेंगे, 4 मंदिर गुप्त काल के आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा ही जाता है, जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो पहला जो मंदिर है गुप्त काल का, इसे कहते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसमें विष्णु जी के 10 अवतारों का पूरा चित्र बना हुआ है और ऐसे शेष नाग बना हुआ है जिस पर विष्णु जी विराजमान है और उनके 10 अवतारों का ये मंदिर है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये कहाँ पे है? तो ये ललितपुर में है। कहाँ पे है? ललितपुर में है। कहीं कहीं पर इसको झांसी में भी बताया गया है, लेकिन सही है ललितपुर। देवगढ़ का फिर है भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव, भीतर क्या लिख दिया मैंने भाई? भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का जो मंदिर है इसको, ये कहां पे है? ये कानपुर में है और इसको भी किसने बनवाया है? गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया है। फिर तीसरा है दोस्तों भूमरा का मंदिर। भूमरा का मंदिर, और भूमरा का जो मंदिर है इसको भी गुप्तों ने बनवाया है, लेकिन इस पर विवाद है कि ये गुप्तों ने बनवाया है या किसी और ने बनवाया है। तो ये भी किसका है? ये भी ये शिव जी का है। ठीक है, ये जो है ये शिव जी का है, बाकी विष्णु जी के हैं। भूमरा का मंदिर, और इसके अलावा तिगवा का मंदिर, तिगवा का मंदिर, और ये किसका है? तो ये भी विष्णु जी का मंदिर है, और ये कहाँ पे है? ये भी एमपी में है। तो ये भी एमपी में है और ये भी एमपी में है। क्लियर है? तो ये गुप्त काल के मंदिर हैं। इन दोनों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है और ये दोनों जो एमपी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, गुप्त काल के ये सब मंदिर हैं, तो इनको आप बिल्कुल रट लेंगे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, तो ये कब धारण किया? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, उपरोक्त सभी। तो ध्यान से सुनना, आप जो मैं बता रहा हूं इसका सही जवाब है शकों का उन्मूलन करने के बाद। दोस्तों कभी भी आपसे पूछा जाए भारत में शकों को पराजित किसने किया था, तो शकों को पराजित करने वाला जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। इसी के उपलक्ष्य में इसने 2 काम किए थे, एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और दूसरा भारत में इसी खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो कि रूपक के नाम से जाना जाता था, रूपक के नाम से। तो यहां पर चांदी के सिक्के जारी करने का कारण भी क्या है? शकों का उन्मूलन करना, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना भी क्या कारण है? शकों का उन्मूलन करना। ये दोनों के विक्रमादित्य की उपाधि और चांदी के सिक्के, ये दोनों के दोनों शकों का उन्मूलन करने के उपलक्ष्य में ही जारी किया, स्टार्ट किया गया था। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था, क्या शिव जी थे, विष्णु जी थे, बुद्ध थे, सूर्य थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भगवान विष्णु जी जो थे ये गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध देवता थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? अभी तो मैंने बताया चांदी के सिक्के भी अगर पूछा जाए तो वो भी एक कारण होगा, और अगर कभी आपसे विक्रमादित्य पूछा जाए, ये दोनों के दोनों जो किस कारण से, तो ये शकों के पराजित करने की वजह से ही ये चांदी के सिक्के भी जारी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही समय में हुआ था, जो 4वीं सदी में इसको स्थापित करवाया गया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज भी ये 7.21 मीटर लंबा है। ये ध्यान रखेंगे, मेहरौली का लौह स्तंभ 7.21 मीटर लंबा है, जो कि कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। वहां पर जो कुतुब मीनार है उसके बगल में जो दोस्तों वहां पर एक कुव्वतुल इस्लाम नाम का मस्जिद है, उसी मस्जिद के प्रांगण में ही इस लौह स्तंभ को आप देख सकते हैं, जो 7.21 मीटर ऊंचा है, लंबा है। इसकी विशेष बात यह है कि इसमें आज भी, ये गुप्त काल का बना हुआ है, सोचिए 4वीं सदी का, लेकिन आज भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे 4वीं सदी में यह स्थापित करवाया गया था। अच्छा, इस पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र दिखाई देता है। तो यह पूछा जाए कि इस लौह स्तंभ पर किसका नाम मिलता है, तो चंद्र राजा का नाम मिलता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है फाह्यान
और वेनसांग ने किस राज्यों को देखा था? किसके राज्यों को देखा था? तो फायान जो था ये अभी मैंने बताया था किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। और वेनसांग को देखिए, ये कृष्णदेव राय नहीं है भाई, ये हर्षवर्धन, तो ये है। और इस प्रकार हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में फायान आया था और हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी कौन थे? क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे? क्या ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक थे जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे? क्या ये हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे? क्या ये अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ थे? तो मैंने बताया था धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वरसेन, वररुचि, बरामीर, बेताल भट्ट और घटकरपर, ये जो 9 रत्न हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही दरबारी थे। तो यहाँ पे 9 रत्न हैं और ये 9 रत्न ध्यान रखेंगे किसके दरबारी हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी हैं, जिसमें से एक कौन है? धन्वंतरी। ये एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? क्या ये राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी? इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपको पता है वंशानुगत चलता था, तो इस प्रकार से ये राजतंत्रात्मक हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, फायान द्वारा रचित ग्रंथ जो फुकुओकी में निम्न में से किसका विवरण हमें नहीं दिखाई देता? तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा आपके लिए, लेकिन बताने का प्रयास करें। बौद्ध धर्म के सिद्धांत तो इसमें नहीं है, बौद्ध राज्यों का इसमें उल्लेख नहीं है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख नहीं है, या बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का उल्लेख नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन इसमें हमें नहीं दिखाई पड़ता, बाकी सारी चीजें हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो क्या भीतरगांव का मंदिर है? क्या देवगढ़ का दशावतार मंदिर है? क्या भूमरा का शिव मंदिर है? क्या तिगवा का विष्णु मंदिर है? ये मैंने बताया था अभी आपको। और ये गुप्त काल के 4 प्रमुख मंदिर हैं, इसमें चारों को दे दिया हुआ है। भीतरगांव का मंदिर कहां पे है? ललितपुर में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पे है? कानपुर में। बाकी ये दोनों कहां पे है? एमपी में है। क्लियर है? इतनी बातें, किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ये कह रहा है इनमें से सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो इसमें सबसे बढ़िया जो मंदिर है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये स्थापत्य कला का सबसे विशिष्ट नमूना दिखाई देता है हमें यहाँ पे। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्लियर है? जिसमें नाग का सैया बना करके विष्णु जी ऐसे लेटे हुए हैं, लेकिन उनके 10 अवतारों का भी ये मंदिर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? किन गुफाओं का निर्माण जो है ये गुप्त काल में हुआ था? क्या 15-16, 14-15-16, 2, 3, 4, 16, 17, 19 सभी गुफाओं का? तो ये दोस्तों 16, 17, 19। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो कुल 29 गुफाएं हैं, ये भी आप रट लेंगे। नेक्स्ट है, अमरकोश जो कि 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, ये एक रचना है अमर सिंह का, और ये अमर सिंह है, ये 9 रत्नों में से एक थे। तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? समुद्रगुप्त के दरबार से, या चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार से, या स्कंदगुप्त के दरबार से, या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से, जो कि ये 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत जो 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के आसपास स्टार्ट हुआ, को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसको प्रारंभ करने का श्रेय तो कायदे से श्रीगुप्त को जाना चाहिए, लेकिन श्रीगुप्त के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन में भी श्रीगुप्त नहीं है, इसलिए हम वास्तविक संस्थापक किसको बताएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को। और जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसने एक कैलेंडर स्टार्ट किया था जिसे गुप्त संवत कहते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ? ये भी 319 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? देखिए आ भी गया ये क्वेश्चन। तो ये अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, जो 319 ईस्वी के आसपास स्टार्ट हुआ था। और दूसरा ऑप्शन है शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, तो ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ऐसा किया था। हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में ये स्कंदगुप्त का सामना हुणों के साथ हुआ था। इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 319 ईस्वी में इसने
गुप्त संवत स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? क्या ये समुद्रगुप्त का, अशोक का, कनिष्क का, चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक हरिसेन है ये दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी था। आप इसको रट लेंगे, 5 स्टार वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? मैंने बताया था आपको क्लासिकल युग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण। देखिए गुप्त काल में व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता था और गुप्त काल के 2 प्रमुख बंदरगाह आप याद रखेंगे, है ना। प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में गुप्त काल के 2 प्रमुख बंदरगाह थे जो बहुत फेमस थे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक है भड़ौच, एक कौन सा है? भड़ौच, ये भी गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। और दूसरा है कलकत्ता के आसपास था ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। सबसे ज्यादा व्यापार इसी क्षेत्र से होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, जो गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह थे। तो भड़ौच था और ताम्रलिप्ति, ये 2 बंदरगाह हैं गुप्त काल के। तो व्यापार था, लेकिन व्यापार की प्रगति की वजह से इसे क्लासिकल युग नहीं कहते। कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ये बिल्कुल सही है। प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, बहुत सारे किताबों में यही बताया गया है कारण, लेकिन ये गलत है ना। कई सारे मास्टर भी इसको बताते हैं कि क्योंकि सोने का सिक्का ज्यादा चलाया गया था इसलिए इसको स्वर्ण काल कहते हैं या क्लासिकल युग कहते हैं। गलत हो जाएगा भाई। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं या इतिहास का क्लासिकल युग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ये मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में? अरे भाई ये देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। जो धमेक स्तूप है ये किस याद में बनाया गया है? तो बुद्ध जी के द्वारा वहां पर पहला उपदेश दिया गया था। तो ये बनाना स्टार्ट किया था मौर्यों ने, मौर्यों ने इसको बनाना स्टार्ट किया था। अशोक ने इसको बनवाना प्रारंभ किया, लेकिन ये बन नहीं पाया और इसके बाद मौर्य वंश समाप्त हो गया, रुक गया। फिर इसको विकसित किया कुषाणों ने, तो कुषाणों ने भी इसको बनवाया है, लेकिन इसको बना करके पूरा किया गुप्तों ने। तो कायदे से देखा जाए तो ये तो तीनों ही होगा, गुप्त भी हो जाएंगे, कुषाण भी हो जाएंगे। ये तो कुषाण मतलब कनिष्क, स्पेशली जो कनिष्क था, तो कुषाण भी हो जाएंगे, मौर्य भी हो जाएंगे, गुप्त भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निर्माण किस काल में हुआ, तो कहने का मतलब पूरा किस काल में हुआ, तो ये गुप्त काल में पूरा हुआ, ठीक है। गुप्त काल इसका ज्यादा सही जवाब होगा। लेकिन अगर गुप्त नहीं है तो मौर्य भी आप बता देना, क्योंकि प्रारंभ मौर्य काल में हुआ था, विकसित ये कुषाणों के काल में हुआ, लेकिन अंत इसका गुप्त काल में हुआ। तो आप कई बार यहां पर मौर्य काल भी देख सकते हैं। अगर गुप्त काल ऑप्शन में नहीं है तो आप इसका जवाब मौर्य काल दे देंगे। नेक्स्ट है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा है इसको क्या कहते थे? तो गुप्त काल में 2 मुद्राएं बड़ी फेमस थी, एक स्वर्ण मुद्रा, एक स्वर्ण मुद्रा, और दूसरा है दोस्तों रजत मुद्रा, यानी कि चांदी का मुद्रा। तो सोने का मुद्रा और चांदी का मुद्रा जिसे रजत मुद्रा भी कहते हैं, तो रजत मुद्रा, ठीक है। जो स्वर्ण मुद्रा है इसको क्या कहते थे? तो इसको कहते थे दिनार, दिनार। और जो चांदी का मुद्रा था इसको कहते थे रूपक, रूपक। तो ये 2 एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप रट लेंगे बिल्कुल। तो यहां पर क्या कह रहा है? सोने की मुद्रा आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा दिनार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो चाहे कुमार संभवम कहे, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हो, चाहे मालविकाग्निमित्रम की बात हो, चाहे रघुवंशम की बात हो, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। क्लियर है? जो बाण भट्ट की रचनाएं हैं ना, बाण भट्ट की, तो इन्होंने एक तो कादंबरी लिखा है, कादंबरी, कादंबरी लिखा है, और दूसरा इन्होंने हर्षचरित लिखा है, हर्षचरित, हर्षचरितम कह लीजिए या हर्षचरित कह लीजिए, ये बाण भट्ट ने लिखा है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। और हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति है, इन्होंने कोई किताब नहीं लिखा है। और कालिदास की किताब तो बहुत सारी है जिसमें कुमार संभवम एक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, पाल वंश में? तो ये दोस्तों गुप्त काल में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन यहीं पर अगर विक्रमशिला पूछा जाए, विक्रमशिला, विक्रमशिला की जब बात होगी तो विक्रमशिला दोस्तों ये किसने स्थापित करवाया था? तो ये पाल वंश के शासक धर्मपाल ने स्थापित करवाया था।
नेक्स्ट है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त काल में जो टैक्स लगता था, भू राजस्व लगता था, उसकी दर क्या थी। अगर कभी भी आपको नहीं पता हो तो प्राचीन काल के मैक्सिमम काल में जो टैक्स वसूला जाता था वो 1/6 सबसे आदर्श है। तो उपज का 6वां भाग जो है यही आप बताएंगे। मौर्यों के समय में भी लगभग यही था। तो उपज का 6वां भाग आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन। देखिए ये पूछ लिया, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो नगरों का क्रमिक पतन, ऐसा नहीं कि एकाएक पतन हो गया गुप्त काल का, ऐसा नहीं है। तो क्रमिक पतन जो हुआ ये गुप्त काल का एक प्रमुख विशेषता भी है कि ये धीरे धीरे करके इनका अंत हुआ। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में कि ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान करने की प्रथा प्रारंभ की वो किसने प्रारंभ की थी। तो वो दोस्तों प्रारंभ किया था हमारे सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहन वंश के शासकों ने प्रारंभ किया था, प्रारंभ। लेकिन सबसे बड़े पैमाने पर इसको प्रचलित किसने किया। तो गुप्त वंश के शासकों ने इसको प्रचलित किया था। ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है यहाँ पर, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो ये जो यहाँ पे लौह स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर, ये आप याद कर लेंगे 2.1 मीटर, इसको याद कर लेंगे। तो ये किसकी स्मृति में बनाया गया है, अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंगपाल। तो दोस्तों यहाँ पे चंद्र जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है। देखिए मालविका अग्निमित्रम में जो नायक है ये नायक और नायिका के नाम पे ही है। जो मालविका है ये नायिका है, मालविका। नायिका का नाम क्या है, मालविका, और नायक का नाम क्या है, अग्निमित्र। अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, पुष्यमित्र शुंग का यानी शुंग वंश का एक शासक था और पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में ये मालविका अग्निमित्रम नाटक बताता है। तो यहाँ पे अग्निमित्र इसका नायक है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है कालिदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में हमें उपलब्ध है। तो समुद्रगुप्त ने बहुत सारे अभियान किए ऐसा मिलता है, और ये हर अभियान को जीता था ऐसा हमारे प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, और इसी वजह से इसे भारत का नेपोलियन कहा गया विसेंट स्मिथ के द्वारा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है, क्या एरड़, एरड़ तो इसका नहीं है, गया, नालंदा, प्रयाग। प्रयाग के प्रशस्ति में यहां पर समुद्रगुप्त के अभिलेख, समुद्रगुप्त के विजयों का हमें वर्णन दिखाई देता है। इसको स्थापित किसने करवाया था, हरिसेन ने इसको स्थापित करवाया था, हरिसेन ने, जो कि हरिसेन किसका दरबारी था, समुद्रगुप्त का दरबारी था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। स्त्रियों और पुरुषों की तुलना या बराबरी अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो वो गुप्त काल की एक बड़ी विशेषता थी, और गुप्त काल में माना जाता है कि महिलाओं की कंडीशन काफी अच्छी थी। हालांकि यहां पर सती प्रथा प्रारंभ हो गया था, सती प्रथा हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों सती प्रथा तो प्रारंभ हो गया था, इसके अलावा यहां पर हमें बाल विवाह भी दिखाई देता है। तो ये दो तो कमियां हैं, लेकिन इसमें महिलाएं और पुरुषों की बराबरी दिखाई देती है। सर ऐसा कैसे पता, क्योंकि देखिए राजाओं ने, जो राजा थे इस समय के, उन्होंने जो सिक्के जारी किए वो अपनी पत्नियों के नाम पर भी जारी किए। अगर अपने नाम पर सिक्के जारी किए तो अपनी पत्नी के नाम पर भी सिक्के जारी किए। ये एक बड़ी वजह है कि माना जाता है कि इस वंश में महिलाओं की स्थिति लगभग पुरुषों के बराबर थी। जैसे कि दोस्तों यहां पर जो कुमार देवी नाम की एक मुद्रा जारी की गई, कुमार देवी नाम की एक मुद्रा, ये किसने जारी किया था, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था, जो इसके पत्नी का नाम था। ऐसे ही दत्ता देवी जो समुद्रगुप्त की पत्नी थी, है ना। तो इस तरीके से हमें, अच्छा गुप्त काल की एक बड़ी बात यह है कि शासकों के पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि शासकों की पत्नियों का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। इसके अलावा समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ये सब भी मैं आगे आपको बताऊंगा। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, यानी हुणों के आक्रमण से पतन
होने का कारण कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये गुप्त काल ही सबसे ज्यादा हुणों के आक्रमण से प्रभावित रहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम 1789 में विलियम जोन्स ने इसको पहली बार ट्रांसलेट किया और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली कोई एक पुस्तक है। जो देखिए, धार्मिक ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, जैसे भगवत गीता भी लगभग सभी भाषाओं में ट्रांसलेट है, बाइबल भी दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में ट्रांसलेट है। लेकिन जब बात होगी किसी धर्म ग्रंथ के अलावा अगर किसी ग्रंथ की बात होगी तो अभिज्ञान शाकुंतलम ही वह पुस्तक है जो दुनिया की हर भाषाओं में ट्रांसलेट है। ये है ना, इसको विलियम जोन्स ने पहली बार ट्रांसलेट किया था। क्लियर है? यहां पे ये ध्यान रखेंगे। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की रचना है। जानकी हरण ये इनकी नहीं है, ये श्रीलंका के शासक थे, उनके द्वारा, श्रीलंका के एक विद्वान थे, उनके द्वारा ये जानकी हरण पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां है? तो ये तो मध्य प्रदेश स्पेशल का ये क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे बाघ या धार की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, वो अजंता की गुफाओं की कॉपी मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, ये कब से कब तक किए? तो ये 319 ईस्वी से लगभग 500 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? क्या ये मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में? तो यहां पर गुप्त काल में ये स्टार्ट हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, गुप्त काल में बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के क्या कुषाण काल में, क्या गुप्त काल में, क्या मौर्य काल में, या हिंद यवन के काल में? देखिए, हिंद यवन के काल में, तो यहाँ पे हिंद यवन का काल है, इसमें पहली बार यानी कि सर्वप्रथम अगर बात होगी तो हम बताएंगे हिंद यवन के काल में। अगर नियमित पूछा जाएगा या सबसे शुद्ध सोने का सिक्का पूछा जाएगा, शुद्धता की बात होगी, तो हम बताएंगे भैया शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाणों ने जारी किया। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा की बात हो रही है तो हम बताएंगे गुप्त काल में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय पुस्तक कौन सी है? तो यूरोपीय भाषा में सबसे पहले जो ट्रांसलेट हुई थी वो अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि 1789 में विलियम जोन्स के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया। हालांकि कुछ किताबों में भगवत गीता को बताया गया है, लेकिन ध्यान रखना है भगवत गीता के जो ट्रांसलेट किया था विलियम विल्किंस ने किया था। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम को जो ट्रांसलेट किया था ये विलियम जोन्स ने किया था, और भगवत गीता को विलियम विल्किंस ने किया था। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो क्या भीतर गांव के लेख से, क्या बिलसड़ स्तंभ लेख से, क्या एरड़ स्तंभ लेख से, या भीतरी स्तंभ लेख से? तो दोस्तों यहां पर जो सही जवाब है वो क्या है? एरड़ अभिलेख। ये किसका है? ये भानुगुप्त का है। किसका है? ये भानुगुप्त का है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये भानुगुप्त का है। जो भीतरी स्तंभ लेख है ना, भीतरी स्तंभ लेख, ये स्कंदगुप्त का है, और इसमें हुणों के आक्रमण की हमें जानकारी दिखाई देती है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो क्रम से क्या लगाना है? सबसे पहले तो है भैया श्रीगुप्त। तो क्या श्रीगुप्त है ऑप्शन में? नहीं है। इसके बाद है घटोत्कच। क्या घटोत्कच है? नहीं है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम है तो बिल्कुल है, तो यहां पर हो जाएगा 1 नंबर चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद है समुद्रगुप्त। तो यहां पे समुद्रगुप्त तो दिया हुआ है, ये सीक्वेंस से ही है, क्या समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त। फिर 5वें नंबर पे, ये 4 हैं, फिर 5वें नंबर पे दोस्तों, पहले नंबर पे श्रीगुप्त, दूसरे नंबर पे घटोत्कच, तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त प्रथम, चौथे नंबर पे समुद्रगुप्त, 5वें नंबर पे है रामगुप्त। क्या रामगुप्त दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। फिर 6ठे नंबर पे है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर 7वें नंबर पे है कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो ये सीक्वेंस से ही दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां पर दिखाई देता है? ये क्वेश्चन मैं लगातार देख रहा हूं, हमेशा पूछा जा रहा है। ये बयाना, जो राजस्थान का भरतपुर है, यहां से गुप्त काल के बड़ी मात्रा में हमें सिक्के मिले हुए हैं बयाना से। ठीक है, तो ये सिक्के यहाँ पे मिले हैं बयाना। जैसे हम किसी को बयाना देते हैं, पैसा देते हैं बयाने के रूप में, तो वैसे ही आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, गुप्त काल का सिक्का मिला हुआ है।
किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? मैंने अभी बताया था, इसका सही जवाब क्या होगा? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ही नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करवाया था। हालांकि इसको जो तुड़वाया था वो 1204 में बख्तियार खिलजी ने इसको तुड़वाया था। नेक्स्ट है कथन 1, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। यह बात तो सही है। दूसरा दिया ही नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि दूसरा क्या है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो सही है। आगे दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ये मुझे याद नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप केवल ये याद कर लेंगे कि जो सामंती व्यवस्था है ये गुप्त काल में हमें दिखाई देता है। सामंती व्यवस्था बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में सामंती व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो ये गुप्त काल में सामंती व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से, भड़ौस से, कल्याण से, काम्र से। उत्तर भारत का तो ताम्रलिप्ति से भी होता था, भड़ौस से भी होता था, लेकिन मैक्सिमम जो होता था, मैंने बताया उत्तर भारत का मैक्सिमम जो होता था ये कहां से होता था? ताम्रलिप्ति से, जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में स्थापित था। ठीक है। क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों के दो इंपॉर्टेंट सिक्के इंपॉर्टेंट है, एक सोने के सिक्के, सोने के, और एक चांदी के सिक्के। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो सोने का सिक्का है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो सोने का सिक्का है इसको दिनार कहते थे, दिनार। और जो चांदी का सिक्का है इसको रूपक कहते थे। और ये दोनों के दोनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुप्त शासकों द्वारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जारी सिक्के क्या कहलाते थे, है ना? ये जारी किए गए चांदी के सिक्के पूछ रहा है, तो ये रूपक कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और आपको सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मिसिंग है थोड़ा सा, तो इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विद्या, कला और साहित्य का जो केंद्र है वो क्या था? धारवाड़ था, वाराणसी था, उज्जैन था या विदिशा? तो दोस्तों यहाँ पर उज्जैन जो होगा, उज्जैन, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ये कालिदास की कौन सी रचना है? तो ऋतु संहार है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है या कुमार संभवम है? ये वे रचना है, इनमें से कौन सा है जो विश्व की 100 सबसे महान कृतियों में सम्मिलित है? तो इनमें से कौन सा है? वैसे ये चारों के चारों जो ग्रंथ हैं ये कालिदास की ही रचनाएं हैं, ये चारों के चारों, लेकिन इनमें से विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं में दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम है। और ध्यान रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम को 1789 में विलियम जोन्स ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ था, इसको भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो क्या ये कुषाण युग को, गुप्त युग को, मौर्य युग को या वर्धन युग को? दोस्तों गुप्त युग को जाता है, और इसमें जो है आर्यभट्ट इसके प्रमुख थे। आर्यभट्ट इसमें खोजकर्ताओं में प्रमुख थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो आपसे पूछ रहा है गुप्त वंश के कई सारे कारण थे, कौन सा एक कारण नहीं था? तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियां दुर्बल होना, तो ये बात तो सही है, क्योंकि गुप्त काल में जो स्कंदगुप्त है दोस्तों यही गुप्त वंश का शक्तिशाली आखिरी शासक है। इसके बाद गुप्त वंश का लगातार पतन होता है, क्योंकि स्कंदगुप्त के समय में ही हुड़ों का आक्रमण होता है, और इसके बाद गुप्त वंश लगातार धीरे धीरे करके कमजोर होता जाता है। तो ये एक सही कारण है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना ये एक कारण था। हुड़ों का आक्रमण ये तो बहुत बड़ा कारण था, हुड़ों का आक्रमण भी गुप्त वंश को लगातार कमजोर किया। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, कई सारे क्षेत्रीय शासकों ने भी इसका फायदा उठा करके विद्रोह किया। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ध्यान रखना कि गुप्त वंश के शासकों में उत्तराधिकार के नियम थे, और इसमें गद्दी को लेकर के कभी भी लड़ाइयां नहीं हुई। गुप्त वंश में शासकों में गद्दी को लेकर के कभी भी लड़ाई नहीं हुई, आंतरिक कलह नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? यानी उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए हमें दिखाई देता है, और यह मान लिया जाता है कि इसी कारण से उसे संगीत प्रेमी माना जाता है। क्या यह निश्चित तौर पर यह बात सही है कि अगर किसी के चित्र पर
अगर संगीत का कोई चित्र मिलता है तो जरूरी है कि वो संगीत प्रेमी हो, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो किसी को देख करके इंस्पायर हो और उसकी वजह से उसने उस व्यक्ति को मुद्रे पर छपवा दिया हो, जबकि संगीत में उसका कोई रुचि ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये संगीत प्रेमी माना जाता है। तो कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का वह शासक जो संगीत प्रेमी था, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तब भी ये कौन होगा? समुद्रगुप्त होगा। क्लियर है? जैसे आप लोग भी कभी घूमने जाते होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, या कभी घूमने जाएंगे तो वहां पर आप देखते होंगे, अगर आप कभी घूमने गए हो, कि वहां पर जो फोटोग्राफर होते हैं, जो फोटो लेते हैं और तुरंत आपको फोटो देते हैं, तो वो भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फोटो खिंचवा लें, और बदले में वो आपको गिटार या कुछ ऐसा दे देंगे और उसके बाद वो आपसे फोटो क्लिक करेंगे ना आपका। तो जरूरी थोड़ी है कि उसकी वजह से आने वाली पीढ़ी आपको ये याद करे कि आप बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, खैर इसको संगीत प्रेमी भी माना जाता है, क्योंकि इसके मुद्रा पर, जो समुद्रगुप्त है, इसके मुद्रा पर इसको वीणा बजाते हुए चित्रांकन किया गया है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? क्या आर्यभट्ट था, बराहमिर था, ब्रह्मगुप्त था, या धन्वंतरी था? देखिए ये तीनों के तीनों ही गणितज्ञ थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा जो धन्वंतरी थे ये एक चिकित्सक थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि जिन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया तो ये आर्यभट्ट थे। आर्यभट्टियम इन्होंने लिखा था, ये भी किताब ध्यान रखेंगे, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? जो नवनीतकम है ना, ये चिकित्सा का विषय है। किसका विषय है? चिकित्सा का। और इसको लिखा किसने है? तो इसको धन्वंतरी ने लिखा है, धन्वंतरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चिकित्सा नवीन संबंध, ये संबंध पूछ रहा है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से, या धातु विज्ञान से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चिकित्सा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ध्यान रखना है कि गुप्तों में स्टार्टिंग के जो शासक थे वो समृद्ध थे, और इसलिए उन्होंने खूब सोने और चांदी के सिक्के को जारी किया। सोने और चांदी के सिक्के को जारी किया। जो सोने का सिक्का था इसे दिनार कहते थे, जो चांदी का सिक्का था इसे रूपक कहते थे। लेकिन बाद के जो गुप्त के शासक हुए वो आर्थिक रूप से उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई, और बाद में दोस्तों इसके बाद गुप्त वंश के शासकों ने तांबे का सिक्का चलाना स्टार्ट कर दिया था। तांबे का सिक्का भी चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो किसने ये किया था? रामगुप्त ने। ये सोने के सिक्के के स्थान पे, इसीलिए गुप्त वंश के शासकों में सोने का सिक्का हमें नियमित नहीं दिखाई देता, जबकि कुषाणों में हमें सोने का सिक्का नियमित रूप से दिखाई देता है। तो यह भी एक वजह है, ध्यान रखना। रामगुप्त ने सोने के सिक्के की जगह पे तांबे का सिक्का जारी किया था। आपको सुमेलित करना है, यहां पर हम लोग ABCD लिख लेते हैं, ABCD, और सुमेलित करते हैं। यहां पर देखते हैं हम लोग, एक तरफ है शासक का नाम, दूसरी तरफ है उसका अभिलेख। तो समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली, ये प्रयाग प्रशस्ति ही है, ये आमने सामने लिखा हुआ है क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली का लौह स्तंभ है। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख है, जिसमें हुड़ों के आक्रमण की चर्चा है। और बुद्धगुप्त ये पहाड़पुर का ताम्रपत्र है, यानी कि 1 2 3 4 है। और इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये आमने सामने ही बिल्कुल लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ है राजा का नाम, दूसरी तरफ है मुद्रा। तो वापिस से हम लोग ABCD लिख लेंगे। ABCD एग्जाम में भी आप ऐसे ही सॉल्व किया करो, पहले ABCD लिख लिया करो, इसके बाद देखो कौन किसके साथ सुमेलित कर रहा है। तो कुमार देवी प्रकार का मुद्रा किसने जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहां पर भी आमने सामने ही है। वीणा वादक प्रकार का मुद्रा समुद्रगुप्त ने जारी किया था। चक्र विक्रम प्रकार का मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जारी किया था। और कार्तिकेय प्रकार का मुद्रा कुमारगुप्त ने जारी किया था। और ध्यान रखना, जो कार्तिकेय हैं ये भी एक प्रमुख देवता थे गुप्त वंश के शासकों में। ठीक है, एक प्रमुख देवता थे, ये प्रमुख देवता थे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 वापिस से हो जाएगा, और हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि ये आमने सामने ही लिखा हुआ है। यहाँ पर फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया है, तो ABCD फिर से हम लोग लिख लेंगे। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक तरफ है शासक का नाम और दूसरी तरफ है इनकी उपाधियां। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जो महाराजा धीराज है ना, इसकी उपाधि आगे जब हर्षवर्धन का पढ़ते हैं तो प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, उन्होंने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। आगे आप पढ़ेंगे। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, और समुद्रगुप्त जो है ये अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये परम भागवत की उपाधि, हालांकि परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण किया था।
ध्यान रखना कि परम भागवत की उपाधि स्कंद गुप्त ने भी धारण किया था। परम भागवत की उपाधि गुप्त वंश के 3 शासकों ने धारण किया था। समुद्रगुप्त ने भी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी, स्कंदगुप्त ने, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन इसके सामने ये लिखा हुआ है, यहाँ पर समुद्रगुप्त के सामने अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद स्कंदगुप्त को सक्रोपम भी कहते हैं, तो इस प्रकार से ये भी आमने सामने लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर आमने सामने लिखा हुआ है तो उससे आप लोग ये ना सोचे कि इसमें हमें क्या फायदा है। आप लोग ऐसे लिख करके याद कर लिया करिए, ये आपके याद करने के लिए आमने सामने लिखा हुआ है ना, तो आप लोग आमने सामने लिख करके और इसको याद कर लिया करिए। यहाँ पर आप दोस्तों मिलान करने के लिए नहीं, यहाँ पर आपका अंतिम उद्देश्य ये है कि हमारा पूरा रिवीजन हो जाए और हमें अच्छे से याद हो जाए, जो हमारा हमें पढ़े नहीं है या पढ़ करके भूल गए हैं उनको अच्छे से हम रिवाइज कर सकें, इसलिए आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग किया ये करो कि जो आमने सामने लिखा हुआ है उसको मिला लिया करो। यहां पर एक तरफ है शासक और एक तरफ है पत्नी। ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के शासकों की पत्नियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, कई एग्जाम्स में लगातार गुप्त वंश, बाकी किसी की पत्नी का नाम नहीं पूछता लेकिन गुप्त वंश के शासक और उनकी पत्नियों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी, ध्यान रखना आप, ये लिच्छवी की थी तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी मुझे लग रहा है आमने सामने है। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी, हालांकि ध्रुव देवी ध्यान रखना है कि जब रामगुप्त की मृत्यु हो गई तो यहां पर ध्रुव देवी का जो विवाह हुआ है, इनके छोटे भाई, हालांकि इसको मारने वाला भी वही था, ध्रुव देवी का विवाह जो है ये किसके साथ हो गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी का नाम भी, और आपके एग्जाम में रामगुप्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी के रूप में ध्रुव देवी को पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी, रामगुप्त या विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं उनकी दोनों लोगों की पत्नी का नाम ध्रुव देवी। ये कई महिला हैं, पहले ये इनकी पत्नी होती है और बाद में ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी होती है। और समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दत्ता देवी, आप याद करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम प्रभावती गुप्त। तो यहां पर भी 1 2 3 4 बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों को 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, यानी जीत हासिल की थी? तो यहां पर दोस्तों हमें जब प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति में हमें यह मिलता है कि ये जो समुद्रगुप्त था इसने 12 राजाओं को पराजित किया था दक्षिण में, और यहां पर ये किसने लिखवाया है? इसको हरिसेन ने लिखवाया है। और ये बड़ा ही अतिशयोक्ति भी माना जाता है कि ये काफी बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। खैर कोई बात नहीं है, फिर भी आप याद कर लेंगे, ये समुद्रगुप्त के बारे में है। और समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी बड़ाई लिखी हुई है इसमें प्रयाग प्रशस्ति में, और ये कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने भारत पूरी दुनिया के राजाओं को पराजित कर दिया था, और एक भी राजा ऐसा नहीं था जो समुद्रगुप्त के अधीन न हो, ऐसी बात बताई गई है प्रयाग प्रशस्ति में। इसको लिखवाया किसने है? हरिसेन ने, जो किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का दरबारी था। नेक्स्ट है, सर्व राजोच्छेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? देखिए ये भी उपाधि किसको मिली है? समुद्रगुप्त को ही ये उपाधि मिली हुई है, तो ये भी हरिसेन ने इसको ये उपाधि दिया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त ही है। और इसीलिए इसको जो विसेंट स्मिथ है, उन्होंने इसको क्या कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसके अलावा इसको कविराज भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके उसकी हत्या करके शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया? कुल मिलाकर के क्वेश्चन कह रहा है कि शकों का अंत भारत से किसने किया था? तो शकों का अंत किसने किया था? क्या चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। और ध्यान रखना है कि जब ये शकों को पराजित किया, इसी लिए इसने सकरी की उपाधि धारण भी की थी, सकरी की उपाधि। और इसके अलावा इसी उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और इसी उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आप वापस से ABCD लिख लेंगे और देखते हैं कौन किसके साथ सुमेलित होता है। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, यहां पर भी मुझे लगता है आमने सामने ही लिखा हुआ है। धन्वंतरी, नवनीतकम, एक चिकित्सा की पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांतिका, और बराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका। तो यहां पर भी 1 2 3 4 हो जाएगा, और इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील, जिसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त।
और इसने मतलब राज्यपाल था गुजरात के क्षेत्र का, तो इसने इसका निर्माण किया। लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने किया? तो इसका जो पुनर्निर्माण किया वो शक वंश का जो शासक था रुद्रदामन, तो रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण किया। रुद्रदामन, ध्यान रखना है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त। लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने किया? रुद्रदामन ने। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इसका दोबारा पुनर्निर्माण हुआ तो किसने किया? तो दोबारा पुनर्निर्माण इसका स्कंदगुप्त ने किया था। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। और इसलिए यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए, तो यहां पर वापस से हम लोग ABCD लिख लेंगे और हम लोग मिलान करेंगे। तो पहला है, एक तरफ है एरिया मतलब कि जिला, राज्य, ये सबको क्या कहते थे गुप्त काल में, और दूसरा है उसके अधिकारी को क्या कहते थे? ये तो बहुत इजी है, भुक्ति या प्रांत को ऊपरिक कहते थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है आप कि प्रांत के हेड को क्या कहते थे? ऊपरिक कहते थे, ऊपरिक। ठीक है। इसके अलावा विषय किसको कहते थे? जिले को विषय कहते थे। तो यहां पर विषयपति होता था, नगर का नगरपति होता था, ग्राम का ग्रामिक होता था। तो वैसे भी ये आप सुमेलित कर लेंगे 1 2 3 4। लेकिन अब ध्यान रखना, भुक्ति किसे कहते हैं? ये प्रांत होता था, प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। और इसके हेड को क्या कहते थे? ऊपरिक कहते थे। ये आप याद कर लेंगे। ठीक है। जिले को क्या कहते थे? विषय कहते थे। आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? आपसे सुमेलित नहीं है। एक तरफ अधिकारियों के नाम है, दूसरे तरफ उनका कार्य दिया हुआ है। तो यहां पर दिया हुआ है महासंधि विग्रहिक, ये युद्ध और शांति के मंत्री थे। ये बात बिल्कुल सही है। महादंड नायक, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी था। ये बात भी सही है। अश्वपति, महाअश्वपति, ये गज सेना का अध्यक्ष था। ये गलत है। गज नहीं, ये घोड़े वाले सेना का अध्यक्ष होता था। घोड़े वाले सेना का ये अध्यक्ष होता था, इसलिए तो इसे महाअश्वपति कहते हैं। और जो गज यानी कि हाथी के सेना का अध्यक्ष होता था उसे महागजपति कहते थे। तो इसलिए ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से फिर से आपको सुमेलित करना है। तो भैया हम क्या करेंगे? पहले तो ABCD हम लोग लिख लेंगे और यहां पर देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। क्षेत्र भूमि किसे कहते हैं? कृषि योग्य भूमि, ये तो आमने सामने ही है। वास्तु भूमि, निवास करने वाली भूमि, वास्तुशास्त्र जैसे कहते हैं निवास करने की भूमि, ये भी है। अपृहत भूमि, जंगली भूमि जिसका उत्पादन नहीं होता उसको, जैसे अनेक शब्द में एक शब्द अगर आप हिंदी में भी पढ़ते हैं ना, अपृहत भूमि किसे बोलते हैं? जिस भूमि पर कोई उत्पादन नहीं होता, तो जंगली भूमि हो गया। और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि होता है। तो यहां पर भी 1 2 3 4 होता है और इसीलिए हमारा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। प्रयाग प्रशस्ति, ये तो इनका है, समुद्रगुप्त का है या हरिशेड का है, तो ये तो रॉन्ग है। किरातार्जुनम, ये भारवी का है, ये सही है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है, ये बात भी सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है, ये बात भी सही है। तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ये वाला होगा कि ये रॉन्ग है, आपसे रॉन्ग ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है? वापस से आपको मिसमैच बताना है। वाघभट अष्टांग हृदय, कामंदक नीतिसार, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, भर्तृहरि मेघदूत, ये दोस्तों मिसमैच है क्योंकि भर्तृहरि जो है ये नीति शतक श्रृंगार शतक लिखे हैं। नीति शतक श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। और जो मेघदूत है ना, मेघदूतम दोस्तों कालिदास ने लिखा हुआ है। कालिदास लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है। भर्तृहरि जो है ये भी वर्धन वंश के एक लेखक थे, ये भी आप आगे ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। यहां वापिस से ABCD है। ठीक है, वापिस से ABCD है। श्रेष्ठी, साहूकार को ही श्रेष्ठी कहते थे। सार्थवाह व्यापारियों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि सार्थवाह क्या होते थे, व्यापारियों को क्या कहते थे? सार्थवाह कहते थे। कुलिक जो थे वो शिल्पी या कारीगर होते थे। कायस्थ जो है वो लेखक होते थे। तो यहां पर भी आमने सामने ही लिखा हुआ है बिल्कुल 1 2 3 4, तो आप इसको भी सुमेलित कर लेंगे। मिहिर कुल का संबंध, ये हुण के राजा थे, तो इनका संबंध पूछ रहा है किसके साथ था? गुप्त। अच्छा, यहां पर ये पूछा हुआ है वंश, तो ये हुण राजा थे, जो मिहिर कुल थे ये एक प्रकार से हुण राजा थे। नेक्स्ट है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? ध्यान से सुनना आप, आगे आप पढ़ेंगे कि ये हमारे पूरे इंडिया में जो कन्नौज है, कन्नौज को स्थापित करने का जो मुख्य श्रेय है वो मौखरियों को जाता है, मौखरियों को। और मौखरी वंश में ही जो गृहवर्मा था, गृहवर्मा, आगे आप पढ़ेंगे यहां पर एक राजा हुआ गृहवर्मा, यहीं पर हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह होता है। तो कन्नौज को स्थापित करने में यूपी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्नौज को स्थापित किसने किया था? तो मौखरी वंश के राजाओं ने
इसको स्थापित किया था और बाद में इस पर वर्धन वंश ने शासन किया। तो यहां पर ध्यान रखना, मौखरी वंश का जो संबंध है ये कन्नौज के साथ है, कन्नौज। और यहीं पर हर्षवर्धन की बहन का विवाह, जो राजश्री थी, उनका विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, या विक्रमादित्य तो नाम ही हो गया, कुमारगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इसके नाम के आगे बेवजह ही मेरे जुबान से अब विक्रमादित्य निकल जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये नाम नहीं भी लिखा हुआ हो, आप इसे बार बार बोला करो, क्योंकि चंद्रगुप्त नाम से कई सारे शासक है। तो जैसे ही द्वितीय दिखाई दे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इसका पूरा नाम है, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि है। कुतुब मीनार के निकट स्थित जो लौह स्तंभ है, ये वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है। कहने का मतलब ये जो लौह स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.21 मीटर। और ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो क्यों यूनिक है, क्यों वो वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींच रहा है? उसकी पुरावशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, ये सब वजह है। लेकिन इसकी जो मेन वजह है उसकी जंग रोधिता के कारण। इसमें दोस्तों आज तक जंग नहीं लगा हुआ है, ये इसका सबसे यूनिक वजह है, ठीक है। आगे है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण शामिल हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा है, तो गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा क्या है? कहने का मतलब यह है कि भाई अजंता की गुफा में जैसे गुप्त काल के हमें चित्र दिखाई देते हैं, ऐसे ही भारत में दूसरा गुफा कौन सा है जिसमें हमें गुप्त काल के चित्र दिखाई देते हैं, ये पूछ रहा है ये। तो अजंता का कॉपी पेस्ट किसे माना जाता है? कुल मिलाकर के ये है। तो अजंता का जो कॉपी पेस्ट है ये मध्य प्रदेश का बाघ गुफाएं हैं, इन्हीं को धार गुफाएं भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। ये एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप भी याद कर लेना। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन या भुक्ति। भुक्ति किसे बोलते थे? प्रांत को बोलते थे, प्रांत को। और भुक्ति का जो हेड होता था वो कौन होता था? ऊपरीक होता था। तो ये कहां पर अवस्थित था? जो पुंड्रवर्धन था ये एक भुक्ति था, एक प्रांत था। तो ये कहां पर अवस्थित था? ये उस समय उत्तरी बंगाल में स्थित था, या बिहार में, उड़ीसा में, असम में। तो दोस्तों ये उत्तरी बंगाल का एक प्रांत होता था, उत्तरी बंगाल का एक प्रांत था उस समय, जो कि एक भुक्ति था, एक प्रांत था, गुप्तों का एक प्रांत हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? पुंड्रवर्धन। ये उत्तर बंगाल में पड़ता था। भुक्ति का मतलब प्रांत, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और इसके अधिकारी को क्या कहते थे? ऊपरीक कहते थे, ऊपरीक। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। और जिले को क्या बोलते थे? जिले को विषय बोलते थे, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? और यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम दिया हुआ है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया हुआ है, रामगुप्त दिया हुआ है। देखिए ये दोनों के दोनों ही परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि ये क्या कह रहा है? प्रथम गुप्त शासक पूछ रहा है आपसे। ये नहीं पूछ रहा है कि किसने धारण किया था, ये कह रहा है प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने धारण किया था। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में पहले कौन था? और इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, आप 100% सही करेंगे। और दोस्तों अगर ये क्लास सच में आपके लिए हेल्पफुल लगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बाकी अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा आमंत्रित है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमें अपना सहयोग दें कि सर आप ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो ये और बेटर होगा। कहने का मतलब अपने विचार हमसे जरूर साझा किया करें और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका जवाब जरूर दिया करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।